अकाउंटेंसी क्लास 12th नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्टनरशिप अकाउंटिंग का चैप्टर है ये। जब कोई नया साझेदार का प्रवेश हमारी संस्था में होता है उसके बारे में फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। किन कारणों से फर्म को नए साझेदार की आवश्यकता अनुभव होती है। रीजंस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कब हमें लगता है कि नया पार्टनर हमारी फर्म में आना चाहिए। पहला पॉइंट है व्यवसाय के विस्तार एवं अधिक पूंजी उपलब्ध करवाने के लिए, फॉर अरेंजिंग मोर कैपिटल फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए हमारे को ज़्यादा पूंजी चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो हमें लगता है एक नया पार्टनर आएगा वो और कैपिटल लेके आएगा। सेकंड है फर्म की प्रबंधकीय क्षमता का विस्तार करने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। हमें लगता है कि कोई एक आदमी और आ जाए तो वो बिज़नेस के काम को हमारे को संभालेगा और हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा। थर्ड पॉइंट है कुशल कर्मचारी की योग्यता का लाभ उठाने के लिए उसे साझेदार बनाना, मेकिंग एन एफिशिएंट एम्प्लॉय ए पार्टनर बाय टू यूटिलाइज हिज एफिशिएंसी। कोई अच्छा कर्मचारी हमारे पास है, हमें लगता है यदि हम उसको मालिक बना देते हैं तो उसकी वो ज़्यादा मेहनत करेगा और उसके हमें लाभ भी हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट फर्म की ख्याति बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज फर्म्स गुडविल। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को हम पार्टनर बनाते हैं जिसकी गुडविल मार्केट में रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है तो हम उसे अपना पार्टनर बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है व्यावसायिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए, टू रिमूव कंपटीशन। कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी संस्था है जिसके साथ में हमारा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और कंपटीशन के कारण हमारे को लगातार अपने रेट्स कम करने पड़ रहे हैं, तो उस कंपटीशन को समाप्त करने के लिए हम उसके साथ में इकट्ठे मिलकर एक ही फर्म बना लेते हैं। सिक्स पॉइंट दिया गया व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का लाभ उठाने के लिए, टू टेक एडवांटेज ऑफ द पर्सन सोशल रिलेशन। किसी व्यक्ति के समाज में संबंध बहुत ज़्यादा हैं, लोगों से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो हमें लगता है यदि ये व्यक्ति हमारा पार्टनर बन जाए तो उसके कारण हमारी संस्था को उसके सामाजिक संबंधों का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट नोट एक दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 31(1) के अनुसार, धारा 31(1) के अनुसार नए साझेदार का प्रवेश तभी हो पाता है जब सभी वर्तमान साझेदार जो भी इस वक्त पार्टनर हैं वो सारे के सारे तैयार हों, सहमत हों। नेक्स्ट है नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजन, मेन एडजस्टमेंट एट द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब एक नया साझेदार आता है तो हमारे को कुछ एडजस्टमेंट्स अपने अकाउंट्स में करनी होती हैं। पहला क्या, नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना, कंपटीशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि नए साझेदार के आने के बाद में हमारी आपस में लाभ को बांटने की रेशो क्या होगी वो पता करना। सेकंड है त्याग अनुपात को ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ द सेक्रीफाइसिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब नया साझेदार आएगा उसको कुछ लाभ देना होगा, तो लाभ देने के लिए हमारे को अपने हिस्से में से कुछ प्रॉफिट निकाल करके उसे देना, उसको हम सेक्रीफाइस या त्याग बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है ख्याति के मूल्य ज्ञात करके प्रविष्टियाँ करना, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल एंड अकाउंटिंग एंट्रीज। हमारी गुडविल कितनी है फर्म की, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और उसको अकाउंट्स में मेंशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस आ चुकी होती हैं, तो आज की तारीख में सही वैल्यू क्या है उसका पता लगाना और उसके हिसाब से लाभ हानि वगैरह जो है उसे बांटना। पाँचवा पॉइंट है संचय और अविभाजित लाभों और हानियों को पुराने साझेदारों के खातों में हस्तांतरित करना, टू ट्रांसफर द रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज इन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले से हम लोगों ने जो लाभ वगैरह जोड़ के रखे थे और जो हानियाँ हमारी थी उनको हम आपस में बांट लेते हैं, फिर नए साझेदार के साथ नया लाभ जोड़ेंगे। सिक्स पॉइंट है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर हम सभी पार्टनर्स की एक हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाई हुई थी तो उसके हिस्से में किस किस व्यक्ति के हिस्से में क्या क्या आएगा तो उसे हमने पहले बांट लेना है। नए साझेदार के साथ नया एग्रीमेंट होगा। सेवन पॉइंट है साझेदारों की पूंजी राशियों को नए लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित करना, टू एडजस्ट द पार्टनर्स कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेसिस। अब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आधार पर किस पार्टनर को कितनी पूंजी लानी चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे और उससे पार्टनर की पूंजी मंगवाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे को दिया गया कंपटीशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जाती हैं। इन्हीं सभी एडजस्टमेंट को अब एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक था यहाँ पर कंपटीशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नए लाभ विभाजन अनुपात को ज्ञात करना एट द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब नया लाभ विभाजन अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हम अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस है जब केवल नए साझेदार का अनुपात दिया गया हो, ओनली व्हेन द न्यू पार्टनर शेयर इज़ गिवन। हमें ये बोला गया नया पार्टनर आ रहा है तो उस टाइम पर हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल हम समझते हैं, हमें बोला गया ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म, ए और बी पार्टनर हैं फर्म में, हमारी में, फर्म मतलब हमारे बिजनेस में, शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड द लॉस इन द रेशो 3:2। 3:2 का मतलब ये वो ए को 3 हिस्से मिलेंगे और बी को 2 हिस्से मिलेंगे। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर ऑफ द फर्म
फॉर द प्रॉफिट। अब सी एक नया व्यक्ति हमारी संस्था में आ रहा है जिसको हम अपने पूरे प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा देंगे। उसके बाद है फाइंड न्यू रेशो। उसके बाद में नई रेशो हम लोगों ने पता करनी है क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना है। तो हमने मान लिया कि पूरी फर्म का प्रॉफिट जो है 1 है। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सी का शेयर कितना है 1/5, तो सी को 1/5 देना है। तो इसका मतलब आ गया रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर का मतलब है अगर पूरी फर्म का 1 है टोटल प्रॉफिट, उसमें से 1/5 हमने निकाल दिया सी का हिस्सा, तो बाकी जो बच गया वो किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। तो देखिए हमने लिखा रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। अब जो बाकी का प्रॉफिट बचेगा कौन सा वाला बचा, रिमेनिंग शेयर हमने कितना निकाला 4/5। इसको हम क्या करेंगे 3/2 की रेशो में बांटेंगे, दोनों पार्टनर्स ए और बी। ठीक है, तब इससे पहले हम देखेंगे 3/2 के रेशो को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से समझे, यहाँ पर कैलकुलेशन में दिया गया रेशो जो है ए और बी की कितनी है 3:2। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 3 और 2 को पहले प्लस कर देंगे। ठीक है, और जो प्लस करके आएगा उसे नीचे लिखेंगे। जैसे आ गया 3 + 2 किया हमने 5, नीचे आ गया 5, ऊपर रहेगा 3। अब जो बी है उसका कितना है 2। ठीक है, तो 2 ऊपर ही आ गया और 3 + 2 को किया हमने ऐड किया तो ये नीचे आ गया 5। तो हमारी रेशो क्या बन गई 3/5 और 2/5। इस प्रकार से हर क्वेश्चन में किया जाएगा, यही आप समझ लें। उसके बाद हम देखते हैं अब हमारे को क्या बोला गया, ए का प्रॉफिट कितना होगा, ए का शेयर कितना होगा। तो हमने क्या बोला, रिमेनिंग शेयर कितना है हमारा। देखिए अब सेकंड लाइन में हमने किया बचा हुआ शेयर कितना है, ये 1/5 दे दिया तो बचा हुआ शेयर हो गया 4/5। तो 4/5 ऑफ 4/5 का कितना हिस्सा हमने देना है अब इसका 3/5। ठीक है, तो हमने देखा अभी कैलकुलेट किया ना 3/5 किसका आया था, ए का, और बी का कितना आया था 2/5। तो हम क्या करेंगे, ये बचा हुआ जो 4/5 हिस्सा है उसका हम निकालेंगे 3/5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ मल्टीप्लाई और ऑफ एक ही चीज़ होती है। हम ये बोल रहे हैं 3/5 ऑफ 4/5। ठीक है, पहले वाले जो व्यक्ति है उसका हिस्सा कितना है 3/5। तो हमने किसका 3/5 निकालना है, बचे हुए शेयर का। बचा हुआ शेयर कितना है 4/5। तो हम बोलेंगे 3/5 ऑफ 4/5। तो हम लोगों ने बॉड मास का फॉर्मूला पढ़ा था जो मैथमेटिक्स का, उसमें हमने पढ़ा था जो BODM। ठीक है, तो वो जो है ऑफ, हमारा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमने बोला 3/5 ऑफ 4/5, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 12 आ गया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। ये हमारा आ गया ए का हिस्सा। अब बी के हिस्से की बात करें, बी को भी तो 4/5 का हिस्सा मिलेगा, और इसका अपना हिस्सा कितना था 3/2। 3/2 हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 2/5। ठीक है, हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर हम करेंगे 4/5 हिस्सा और 2/5 इसका है। तो 2/5 हिस्सा किसका, 4/5 का कितना बना 8/5। कैसे आया, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया ऊपर वालों को तो 8 आ गया, 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया नीचे वालों को तो 25 आ गया। अब सी के हिस्से की बात करें, सी का हिस्सा कितना था हमारा 1/5, हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्याएँ होती हैं, जैसे ए का आया 12/5, बी का आया 8/5, ए का आया 12/25, बी का आया 8/25। ठीक है, तो सी का आया 1/5। हमारे को इसकी भी नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर को 25 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा 25 ही हो जाएगा। तो 1 × 5 5 आ गया, 5 × 5 25 आ गया। तो ए बी सी का कितना आ गया हमारा, ए का था 12/25, ये हमने लिख लिया, बी का आ गया 8/25, ये हमने लिख लिया, सी का आ गया 5/25, ये हमने लिख लिया। अगर तीनों संख्याओं के नीचे वाली संख्या जो होती है वो सेम होती है तो उसको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, ऊपर वाली संख्या लिखेंगे। तो आ जाएगा 12, 8 एंड 5 की रेशो। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, दूसरा पार्ट हमारा है when the new profit share is contributed by the old partners in the fixed ratio। जब नए साझेदार ने पुराने साझेदारों से निश्चित लाभ प्राप्त किया, हमारे को बताया गया कितना लाभ लेना है, तो उस स्थिति में क्या होगा। अब एग्जांपल लेके फिर इसको समझते हैं। ए बी ए पार्टनर है हमारे, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लिया हमने 5:3 है, 5 और 3 के अनुपात में लेते हैं। सी इज एडमिटेड, अब सी आया 1/5 हिस्से के लिए, विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए। जब हमारे को क्वेश्चन में बोला गया कि वो ए से 1/10 ले रहा है और बी से भी 1/10 ले रहा है। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने पता करनी है। तो इसमें ए का हिस्सा कैसे करेंगे, देखो ए का हिस्सा कितना है, हमने अगर पहले डिस्कस किया था ना पिछले एग्जांपल में कि ए और बी की रेशो दी है हमारे को 5:3। तो 5:3 को हमने क्या किया, 5 और 3 को ऐड कर दिया, नीचे आ गया 8। तो ये आ गया 5/8, और दूसरे का आ गया 5 और 3 8 किया, नीचे आ गया 8, और ऊपर आ गया 3/2।
8, ठीक है। तो ये रेशो बन गई 5/8 एंड 3/8, ठीक है। अब देखो ए का शेयर कितना है 5/8, पर उसने क्या किया, आउट ऑफ दिस ही गिव 1/10, उसमें से उसने 1/10 किसको दे दिया, ए जो है सी को दे दिया। तो अब क्या हो गया, नाउ एज शेयर इज इक्वल टू 5/8 पहले था, 1/10 उसने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ मैंने लेके बताया हुआ है, आप लोगों को पता है। तो इस तरीके से एलसीएम यदि हम लेते हैं तो ये आता है हमारा 10। तो ठीक है, 5 और 20 20 इंटू 40 आ गया, ठीक है। ये 40 आएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर 40 लिखना है नीचे डिनोमिनेटर में। फिर हम क्या करेंगे, 5 8 जा 40, मतलब आपको मालूम है कैसे करते हैं, 8 से 40 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 से फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। इधर 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे 40 को तो आ गया 4, 4 से ऊपर वाली फिगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 25 - 4 = 21/40, ठीक है। अब हम आते हैं बी के ऊपर। बी की अपनी रेशो कितनी थी, 5/5:3, मतलब 3/8 हो गया। इसमें से उसने कितना हिस्सा दे दिया, यहाँ पर हिस्से को देने को यहाँ पर लिखा हुआ है 1/10 फ्रॉम बी। अब हम जब कोई हिस्सा किसी को देते हैं तो उसको हम सरेंडर शब्द का प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो बी ने कितना सरेंडर किया, 3/8 में से उसने 1/10 सरेंडर कर दिया, मतलब दे दिया। अब बी का शेयर कितना बच गया, 3/8 में से 1/10 को माइनस करेंगे, दोनों का फिर एलसीएम लेंगे, 40 आ गया, ठीक है। 5 8 जा 40, तो 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। ये 10 है इधर, 10 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो आ जाएगा 4। तो 4 ऊपर आ गया, 15 - 4 = 11/40, ये हमारा आ गया। अब सी की हम बात करें तो सी का शेयर हमारे को 1/5 दिया था। जब हमने यहाँ पर ए और बी का शेयर देखा, दिया अगर 21 और 40, तो इसका मतलब सी का भी हमें 40 बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे अगर हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 40 बन जाएगा। इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो गया 1 × 8 = 8 एंड 5 × 8 = 40। तो न्यू रेशो हमारी क्या आ गई, ए की 21/40, बी की आ गई 11/40 और सी की आ गई हमारी 8/40। अब हम लोगों ने क्या देखा, सभी के डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्याएं सेम है, तो हम लोगों ने लिख दिया ए बी सी, और सबकी जो रेशो आ गई 21, 11 एंड 8 आ गई। ओके।